आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, कुछ लोग एक जगह खेती करते रहते थे, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक जगह पर रह कर के खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय हर साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों ने छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता रहता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह पर बसना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। यानी कि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि ये जो आदिवासी है जो एक स्थान को दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इन आदिवासियों को एक स्थान पर रहना चाहिए और एक स्थान पर रह कर के स्थायी रूप से खेती करनी चाहिए। ठीक है, स्थायी रूप से मतलब एक जगह पर रह कर के खेती करें। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? औपनिवेशिक का मतलब होता है गुलाम, मतलब हमारी जो अंग्रेज़ी शासन जो व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों ने जब हमारे भारत पर गुलाम मतलब राज कर लिया था, अपने आप को भारत को जब गुलाम बना लिया था, तो अंग्रेज़ी जो शासन था उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, मतलब जो आदिवासी जो समुदाय थे उनका जीवन किस तरह से बदला भाई, उनके सामने वो कौन कौन सी समस्याएं किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? ये कह रहा है कि जब ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था आई, अंग्रेज़ जब यहाँ के राजा बने तो उनके सामने आदिवासियों के जो मुखिया जो लोग थे उनका क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था और उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। आर्थिक मतलब आपको पहले बता रखा है, आर्थिक शब्द जब भी आए तो आप मतलब समझ जाना कि पैसों से, यानी कि और जो आदिवासी जो लोग थे, परिवार जो रहते थे, उनकी अपेक्षा जो वहाँ का मुखिया होता था उनके पास अधिक पैसे होते थे, अधिक शक्ति होती थी। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान होता था और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधियों की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने में से लाचार हो गए थे। ये कह रहा है कि अंग्रेज़ी जब शासन आया भारत पर तो उन समय जो वहाँ के आदिवासियों के जो मुखिया होते थे उन्हें मुखिया ज़रूर रखा गया, लेकिन उनको ज़मीन भी दी गई, लेकिन उनकी जो शक्तियाँ होती थी मतलब अपने यहाँ आदिवासी समुदायों पर जो अपना हक जमाते थे उस हक को ख़त्म कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप यहाँ के मुखिया ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर शासन करेंगे हमारे नियमों के अनुसार, हम जो आपको बोलेंगे आपने उस तरीके से काम करना है। ठीक है, और जो ज़मीन जो होती थी वो उनको दे दी गई थी, लेकिन उस ज़मीन के बदले भी उन्हें नजराना देना पड़ता था। नजराना मतलब टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई घुमंतू काश्तकारों को क्या हुआ। ठीक है, ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह
स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होगा था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया गया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि कितने कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार कुछ किसानों को भूस्वामी तथा कुछ दूसरों को पट्टेदार भी घोषित किया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय नंबर 2। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यानी कि दो तरह के किसान बनाए गए, एक तो भूस्वामी जिसकी ज़मीन खुद की होती थी, ठीक है, दूसरे पट्टेदार। पट्टेदार मतलब जैसे आज के दिन हम कहते हैं ना भाई दूसरे के खेत हमने पैसों में लेकर बो रखे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से यानी कि उसको किसी दूसरे व्यक्ति को एक किसान को भूमि दे दी गई, लेकिन उसने कहा कि भाई आप इसके मालिकाना हक नहीं है आपके पास, आप इसके मालिक नहीं हैं, लेकिन आप इसे बो सकते हैं, बोने के बदले आपको देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। वही नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई घुमंतू या झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, वहाँ मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती के लिए छूट दे दी गई। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे समुदाय जो थे, यानी कि जिन समुदायों को ऐसी भूमि दी गई जहाँ पर पानी की समस्या थी, यानी कि जहाँ पानी नहीं था, ठीक है, तो उसमें खेती करना आसान नहीं था। तो आसान नहीं था तो उनका जीवन जीना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब खेती नहीं की, पानी नहीं है तो खेती नहीं हो पाई, खेती नहीं है तो उनका जीवन का जो जीवन की पालन पोषण जो है, जीवन व्यतीत करने का जो तरीका, यानी सीधी सी बात है, खाना कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहते, यानी कि एक जगह पर रह करके स्थायी कृषि करना नहीं चाहते, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको छूट दे दी थी कि भाई आप जंगलों में रह करके अपनी घुमंतू खेती करें। घुमंतू मतलब एक स्थान पर खेती करें कुछ समय के लिए, वहाँ ठहरे, फिर दूसरे स्थान पर चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वे वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों के सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। वे जंगल ऐसे जंगल होते थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम की खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त भी नहीं होती थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार इस तरह से जिंदा रह सकते थे कि इसलिए उन्हें बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने की पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हुई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों को इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाए और वहाँ खेती करने के लिए भी छूट होगी। बस्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ये कह रहा है कि वे समुदाय जिनको झूम की खेती करने के लिए अनुमति दे दी थी, उन समुदायों को जो जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो वहाँ जो स्लीपर लगाए जाते हैं, वो स्लीपर पहले लकड़ी के लगे होते थे, उसके बाद लोहे के लगाए जाने लगे, आज हमारे आरसीसी के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब वो लकड़ी के जो स्लीपर लगाए जाते थे तो उन लकड़ियों को लाने के लिए भाई कहाँ से लेके आएंगे, जंगलों से काट कर लेके आएंगे, तो जंगलों से लकड़ियों को काटेगा कौन, इस बात की पहली समस्या थी, ठीक है। तो अंग्रेजी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई जो आदिवासी, यानी जिन आदिवासी समुदाय को हमने घुमंतू खेती करने के लिए
छूट दे रखी है वो व्यक्ति उस लकड़ी को काटेगा, तथा वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो लोग वनों में जा कर के वन मजदूरी करेंगे, और वो भी कम कीमत पर। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया था। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब हम धीरे धीरे वनों को काटेंगे तो एक दिन वन वो क्या है भाई विनाश हो जाएगा, वन ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ का जो जंगल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ख़त्म हो जाएगा तो ये आदिवासी समुदाय जाएंगे कहाँ? ठीक है, उनके सामने ये समस्या थी। तो बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून को विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार से कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी थी। 1906 में संग्राम द्वारा असम और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 1906 के अंदर जो संग्राम जो द्वारा असम के अंदर, यानी कि एक आदिवासी समुदाय जो था उनमें एक व्यक्ति था संग्राम संगमा। ठीक है, उन्होंने 1906 में असम के अंदर विद्रोह किया था अंग्रेज़ों की उस नीति के अनुसार। जो उन्होंने कहा था कि भाई ये व्यक्ति जंगलों में जा कर के वन काट कर लाएंगे, लकड़ी लेके आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समुदायों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने लगे, नगद कर्जा देने लगे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। उन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के यूरोप बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादनों पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेज करके आदिवासियों को कर्जा देते और उनको कृत्रिम कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृत्रिम कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद उन कृत्रिम कोषों को बर्दनाव या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर के मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपने आप का बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ये कह रहा है कि एक बाज़ार के अंदर जो व्यापार जो किया जाता था उनके अंदर भी समस्या है, क्योंकि आदिवासी जो थे, संथाल जो आदिवासी थे, वो रेशम के कीड़े पालते थे। ठीक है, तो रेशम किन से निकाला जाता है कि रेशम के कीड़ों से। तो रेशम का जो कीड़ा जो पाले जाते थे तो उनको पालने के लिए 2-3 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन जब वो रेशम का कीड़ा से वहाँ से जो रेशम निकाला जाता था तो वो रेशम ले जा कर के बाज़ार में जब बेचा जाता था तो 1-2 रुपये वाला, मतलब उनकी 4 गुना कीमत की जाती थी। जैसे 1 रुपये का जो खरीद के लेके आएगा वो 4 रुपये में बेचेगा। ठीक, और 2 रुपये का है यानी कि वो 8 रुपये में। तो ये कह रहा है कि जो बिचौलिया जो होता था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता था जो वहाँ से आदिवासियों से उसी को खरीद के लेके आता था और वहाँ पर बेच देता था। ठीक है, तो बिचौलिए को बीच में बहुत अधिक मुनाफा होता था। ठीक है, तो इस मुनाफे को कम करने के लिए, और जब आदिवासियों को, संथाल आदिवासियों को पता चला कि भाई हमें कम कीमत दी जाती है और ये ज़्यादा कीमत पर बेच के आते हैं, तो वो इन व्यापारियों को, इन बिचौलियों को अपना दुश्मन समझने लगे। ठीक है।